everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the most important questions part 2 of your class 12 sociology chapter globalization and social change. So आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं. पार्ट 1 हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, बन सकते हैं और जिनके लिए हमको रेडी एंड प्रिपेयर रहना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जांपल्स. थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये बताना है कि कंसेप्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, एग्जांपल्स के साथ में. वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है. तो ये हमको बताना. पूरा हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पर ही बेस्ड है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ में किस तरह के सोशल चेंजेस आए हैं. तो यहाँ पर आप ग्लोबलाइजेशन बताएंगे, कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इंडिया का कंसेप्ट, थोड़ा सा वेस्टर्न कंसेप्ट को टच करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट आवर आंसर. बट हमारा जनरली एक जो पैटर्न होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, इट इज लाइक यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर मेन पार्ट एंड देन आफ्टर कंक्लूजन. ये सब कुछ हमको लिखना होता है 6 मार्क्स में फॉर 120 वर्ड्स. 120 वर्ड लिमिट आपके पास में होती है. 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है. जनरली हम सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना, जो भी हमारी मेजर थीम होती है. फिर उससे रिलेटेड मेन पार्ट जो भी होगा उस पर हम आते हैं, देन कंक्लूजन. जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जाम्पल्स. तो आप फिर आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप देते, मेन पार्ट आपका होता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड देन वी विल कंक्लूड. कंक्लूजन बेसिकली ये होता है कि जो भी हमने पढ़ा उससे हमको क्या समझ में आता है, उससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं. ओके, सो ये एक हमारा पैटर्न है जो हम हमारे आंसर्स में फॉलो करते हैं. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से ही पूरा रिलेटेड है, तो हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा सारा कुछ जो मेन पार्ट है वो ग्लोबलाइजेशन के सराउंडिंग ही रहेगा. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग अब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है. बेसिकली what is globalization? When one economy is linked with the another economy, when one society is linked with the another society, when one culture is linked with the another culture, when technology is shared with when one country's technology is shared with another country, when ideas, thoughts, beliefs they travel from one country to another freely without much interference. Okay, that is basically what globalization. ये ग्लोबलाइजेशन होता है. ये पूरा वर्ल्ड एक सिंगल कंट्री बन जाए ऐसे मान लो, है ना, कि सब आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं. दैट इज ग्लोबलाइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अ वाइड इकोनॉमिक प्रोसेस व्हिच हैज स्प्रेड इन ऑल द सोसाइटीज एंड कंट्रीज. डिफरेंट कंट्रीज हैव फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस इन दिस प्रोसेस. तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है. हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री में हमको देखने को मिलता है. डिफरेंट कंट्रीज का फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशंस इन सभी के अंदर आता है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो इंडिया ने, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, बांग्लादेश के साथ में FTA साइन कर लिया. FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, बेसिकली व्हाट इज FTA? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना. बोले हम ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, फ्रीली हमारे बीच में ट्रेड होगा, आपका सामान इधर आ सकता है, हमारा सामान इधर आ सकता है. दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना. तो जब कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रही हैं, चीज़ों को शेयर कर रही हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट योर ग्लोबलाइजेशन. हर एक कंट्री इंटरडिपेंडेंट होती है दूसरी कंट्री के साथ में टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. इट इज बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल डिपेंडेंस म्यूचुअल रिलेशंस डेवलप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. जैसे एक एग्जाम्पल ले लो. मान लो एक कंट्री यहाँ पर है, एक कंट्री यहाँ पर है, एक कंट्री यहाँ पर है ना. ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज हैं. अच्छा, यू नो, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है. अच्छा ठीक है, शायद 11th-12th में ना पढ़ा हो, लेकिन 10th तक तो आपने पढ़ा है. आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो ये पूरा अर्थ है, इसका जो टेरेन है या इसका जो सरफेस है वो सब जगह एक जैसा नहीं है ना. लाइक कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो रिच हैं रिसोर्सेज में, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको वाटर अवेलेबिलिटी है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ड्राई रीजन्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर कुछ मिनरल्स तो आपको बहुत एक्सेस में मिलेंगे लेकिन कुछ आपको नहीं मिलेंगे. सो देयर इज़ वेरी क्या बोलेंगे हम, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और बहुत ही डिफरेंट टेरेन है सब जगह का, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया की लोकेशन, इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उसको आप ध्यान में रखो, है ना. तो वाटर अवेलेबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ में माउंटेनियस रीजन्स भी हैं, साथ ही साथ में ट्रॉपिक पर आता है. ठीक है,
अब थोड़ा सा ऊपर की साइड में चले जाते हैं, रशिया की साइड में चले जाते हैं, है ना। रशिया जो कि जहाँ पर पूरा पूरा परमाफ्रॉस्ट रीजन रहता है। अब आप बोलोगे मैम ज्योग्राफी में क्यों जा रहे हैं, ये इसीलिए हम जा रहे हैं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं क्योंकि हर एक जगह सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। आप आपस में एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट हो। यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाए, यहाँ पर कोई चीज़ है वो यहाँ चाहिए तो यहाँ चली जाए, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ चाहिए तो यहाँ मिल जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि गोल्ड की बात कर लो, है ना। साउथ अफ्रीका में बहुत सारा गोल्ड मिलता है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गोल्ड है, अब गोल्ड चाहिए रशिया को तो वो यहाँ से ले लेगा ना, उसको चाहिए है तो। ऐसा नहीं होगा ना कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो ऐसे 5-6 घर हैं, इनके पास वाटर है, इनके पास में फूड है, इनके पास में स्पाइसेस हैं, इनके पास में क्लोथ्स हैं, है ना, इनके पास में फॉर एग्जांपल शूज़ हैं, ऐसे करके सबके पास में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सोचो कि हम अपने में देख लेंगे, जैसे ये सोचे कि मैं अपना देख लूँगा, मुझे किसी से के साथ में रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इट विल बी लाइक कि ठीक है फिर तुम्हारे पास बस पानी है, पानी पीते रहो पूरे टाइम, है ना। इनके पास में स्पाइसेस हैं, दिन भर स्पाइसेस खाते रहो, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा फिर ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसके पास में जो चीज़ है आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर हम कर सकते हैं। तो हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ में कैसी है, इंटरडिपेंडेंट है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यही म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल रिलेशंस डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बने हुए हैं। इससे इकोनॉमिक रिलेशंस भी बने, है ना, आपस में ट्रेड वगैरह होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये एग्जांपल्स ही दे रहे हैं हम, जो हम ये बता रहे हैं ना, ये एग्जांपल हमारे साथ में चल रहे हैं। अब जैसे कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो लिबरलाइजेशन के कंसेप्ट के जैसा ही है। लिबरलाइजेशन में डिफरेंट कंट्रीज ओपन करती हैं अपने डोर्स दूसरी कंट्रीज के लिए, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ में फ्रीली ट्रेड कर सकें। ठीक है, देखो जैसे कि ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं। इनके पास वीट है, इनके पास में राइस है, तो इन्होंने कहा तुम हमको राइस इंपोर्ट कर दो, हम तुमको वीट एक्सपोर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस ना के बराबर होंगे और कम से कम इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इज जस्ट टू इंश्योर कि लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, कि आप अपनी अपनी इकोनॉमीज को ओपन कर दो। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिया जो है, इंडिया बिफोर 1991 एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, जो किसी के साथ में ट्रेड रिलेशंस ये सब नहीं रखती थी। इट वाज जस्ट लाइक कि जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया के पास में वीट है लेकिन इंडिया के पास में राइस नहीं है, तो इंडिया बोलती थी कि तुमको राइस कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ ऐसा करो कि राइस की अवेलेबिलिटी हम इंडिया के अंदर ही कर दें। इसे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो ये चीज़ पहले हमारे यहाँ थी, हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर 1991 जब हमने एलपीजी के रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब जाके हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना दिया। जब इकोनॉमी ओपन हुई तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते हैं। ना लिबरलाइजेशन इज द कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड विथ ट्रेड, बट ग्लोबलाइजेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट, जहाँ ना केवल ट्रेड आता है बल्कि कल्चर, कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, हर एक चीज़ आती है। ओके, ये जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये अब कोई बहुत पुराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने 1991 में किया तो इंडिया का जो ये प्रोसेस है ये 30-40 ईयर्स पहले का ही है, इसके पहले ग्लोबलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। नो, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ओल्ड, मतलब इज नॉट वेरी ओल्ड, इट इज 10 to 15 years old, which has taken the whole world in its hold. That's why the world is shrinking these days. We can get foreign made goods while living in our small town or city. देखो यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ना। वो जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी, कि पहले से भी ये कोई कंसेप्ट था, एग्जिस्ट कर रहा था। ये बेसिकली टर्म की हम बात कर रहे हैं ना, कि ग्लोबलाइजेशन वाला टर्म। क्योंकि अगर आप देखो, आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा हुआ है ना, आपने पढ़ा ना कि इंडिया जो है वो थ्रू सिल्क रूट जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे उनके साथ में रिलेशन बना के रखा हुआ था, जैसे पर्शिया हो गया, चाइना हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड रिलेशंस हमारे पहले नहीं होते थे, बट आई टोल्ड यू कि ये चीज़ें ट्रेड रिलेशन वाला पहले से एग्जिस्ट
एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। पहले भी हम आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते थे, पहले भी इंडिया के लोग जो है वो माइग्रेट करते थे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। बट दिस टर्म, दिस कंसेप्ट दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड को जो है अपने अंदर बिल्कुल रख लिया है, वो बिल्कुल थोड़ा मतलब ऐसा बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, 20 साल पुराना कंसेप्ट है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी नीड्स कोई दूसरी कंट्री फुलफिल कर दे रही है, तो आपका एक स्कोप नहीं बचा कि अब आप उन चीज़ों को एक्सटेंड करो। जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले सुना होगा, इंडिया में एक चीज़ बोली गई थी कि आप जो है इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, है ना, कि आप चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपको इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। क्या बोला था उसका, वोकल फॉर लोकल, है ना, कि आपके इंडिया में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं आप उन चीज़ों के बारे में बात करिए। ऐसा क्यों होता है? ये ग्लोबलाइजेशन का डीमेरिट है। जस्ट सपोज दिस इज इंडिया एंड यहाँ पर चाइना, मान लो ऐसा है ना कि ये इंडिया है, ये चाइना है। अब इंडिया में जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, एक्चुअल में होता ये है कि जैसे मान लो ये इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ये मार्केट में है और इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे एक एग्जांपल, टॉयज़ का ही एग्जांपल ले लो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टॉयज़ नहीं बनते, इंडिया में भी टॉयज़ बनते हैं। इंडिया के टॉयज़ आप देखोगे तो आपको इतने इतने प्यारे, इतने सुंदर मिलेंगे ना, मतलब वो मिनिएचर क्राफ्ट वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम क्या करते थे, हम टॉयज़ चाइना से भी इम्पोर्ट करते थे। चाइना जो है टॉयज़ बना के खिलौने हमको इंडिया में भेजता था। अब चाइना के खिलौने मार्केट में, है ना, बड़े ही अट्रैक्टिव टाइप के और बहुत ही अच्छे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी कि प्राइसेस जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करते थे। ठीक है, तो पूरा मार्केट चाइना के टॉयज से भर गया था, इंडिया के टॉयज दिखते ही नहीं थे कहीं पे। तो ऐसे में हो ये रहा था कि जो इंडियन मेड चीज़ें हैं हम उन्हें खरीद ही नहीं रहे हैं, हम उन चीज़ों को खरीद रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज से हमारे कंट्री में आ रही हैं, है ना। तो दैट इज समथिंग कि ये इंडियन पीपल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप अपनी ही कंट्री की चीज़ों को नहीं खरीद रहे हो, और चाइनीज़ जो है वो अपने प्रोडक्ट्स हमको सेल आउट कर रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हमारी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही है ना। सो दैट इज समथिंग जो कि एक डीमेरिट दिखा। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हमको हमारी कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट्स भी लेने चाहिए। लाइक आज आप देखते हो मेड इन इंडिया, तो यार वेरी प्राउड कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जो मेड इन इंडिया। पहले हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो एक्चुअल में ये हो रहा है कि किसी भी कंट्री की कोई नीड है तो वो फुलफिल कर देगा, तो आप एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे हो। अब जैसे चाइना है, मान लो इंडिया में टॉयज़ की ज़रूरत है, सस्ते टॉयज़ की ज़रूरत है, तो चाइना ने ही पूरी डिमांड फुलफिल कर दी। तो इंडिया में जो लोग टॉयज़ बनाते थे, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनका तो पूरी तरीके से बिजनेस ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनकी नीड कोई और फुलफिल कर दिया। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं ना, कि लोगों के पास में जॉब नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हमारी ही कंट्री के प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा तो हमको प्रॉफिट कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ऐसे दो शॉप मान लो, एक शॉप आपकी है, ये एक आपकी शॉप है, शॉप 1, ये एक शॉप है जो किसी दूसरे पर्सन की शॉप है। ठीक है, ये कोई शॉप है जो दूसरे पर्सन की शॉप है। आप अपनी शॉप में अपना सामान भी रखते हो और ये अपनी शॉप में अपना सामान भी रखता है, लेकिन इसने बोला सुनो मेरे पास ना सामान बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास कस्टमर्स भी अच्छे खासे आते ही हैं, तुम थोड़ा मेरा प्रोडक्ट्स भी अपनी शॉप पर रख लो। तो आपने बोला हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो, मैं सेल आउट कर दूंगा। अब आप देख रहे हो कि आपकी और इसने ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ 10 रुपीज़ की थी, तो इसने आपको बोला कि 10 रुपीज़ में ही ले लो या 9 रुपीज़ में ले लो, है ना। इसने आपको बोला कि तुम 9 रुपीज़ में ले लो, मैं तुमको 9 रुपीज़ में देता हूँ, सेल कर देना तुम 10 रुपीज़ में। अब इसने ले लिया, इसने सेल आउट करना स्टार्ट किया। इसको ये दिख रहा है कि ये जो शॉप 2 वाले प्रोडक्ट्स थे वो पूरे के पूरे सेल आउट हो गए, और कितने का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 1 रुपीज़ का। मान लो 10 प्रोडक्ट्स दिए थे तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो इसके एक्चुअल प्रोडक्ट्स थे जिन्हें ये 50, 100, 500 में भी सेल आउट कर सकता था, वो तो सेल ही नहीं हुए। तो ऐसे में बेनिफिट किसको हो रहा है, इसको, क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा जितना भी क्या बोलते हैं सामान था ना वो सेल आउट हो गया, लेकिन इस शॉपकीपर का एक भी सामान सेल आउट नहीं हो रहा जो इसका खुद का है। तो अल्टीमेटली इसकी शॉप लॉस में रहेगी और इसकी शॉप प्रॉफिट में रहेगी। तो ये एक चीज़ हमको देखने को मिली, है ना। और यही कारण है कि जो वर्ल्ड है ना वो श्रिंक हो रहा है आज के समय में। श्रिंक कैसे हो रहा है कि फॉरेन मेड गुड्स जो है वही छोटे छोटे टाउन सिटीज आपकी डिमांड्स को फुलफिल कर देते हैं, तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, या आप ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है ना वहां से तो डिमांड फुलफिल हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। ये पॉजिटिव वे में भी है और ये नेगेटिव वे में भी है। पॉजिटिव ऐसा है कि जो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप उनकी हेल्प कर दे रहे हो, पर ये नेगेटिव ऐसा है कि अगर आप खुद से नहीं करोगे तो अल्टीमेटली कोई और आपके मार्केट को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके का इम्पैक्ट भी है। एग्जाम्पल देख लो,
कितनी सारी फॉरेन कार्स हैं, जैसे मर्सिडीज है, जनरल मोटर्स है, रोल्स रॉयस है, फेरारी है, मित्सुबिशी है, ह्युंडई है, स्कोडा, टोयोटा, ये सारी की सारी इंडिया में आती हैं, जो कि 1980s में इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। आज इन सारी कार्स ने आके इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया है। आज जब आप कोई कार परचेस करने जाते हो तो क्या आप उसमें ये देखते हो कि ये इंडिया में बनी है या ये कौन सी कंट्री में बनी है? आप सिर्फ ये देखते हो कि उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं, सर्विसेज क्या क्या मिल रही हैं, क्वालिटी कैसी है, प्राइस कितना है। इसके अलावा आप कुछ नहीं देखते हो। हम में से बहुत सारे हैं जो टोयोटा की जाके जो है कार परचेस करते हैं, स्कोडा की लेते हैं, ह्युंडई की लेते हैं, कुछ लोग मर्सिडीज़ भी लेते हैं, फरारी भी लेते हैं, रोल्स रॉयस भी लेते हैं। दे जस्ट डोंट सी कि वो इंडिया का है या नहीं है, राइट? अब ऐसे करके क्या हुआ, मार्केट को कैप्चर कर लिया गया। तो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन एज मार्केट ऑफ आवर कंट्री सो हैज बीन ओपनड अप फॉर फॉरेन कंपनीज। अब क्योंकि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से हमको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, इसमें आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे क्योंकि ये पूरा इकोनॉमिक हो गया। आप ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल डायमेंशन भी बताओगे, कैसे कल्चर शेयर होता है, कैसे आइडियाज शेयर होते हैं, कैसे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें शेयर होती हैं, है ना, लाइफ स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। ये सब आपको अपने आंसर में लिखना है, ऐसा नहीं सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन आपने बता दिया और हो गया। इज दैट क्लियर? तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको ये भी समझ में आया कि आपको आंसर में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। अब आप एक बार ना आंसर का फॉर्मेट देखो, अभी तक तो आप सिर्फ समझ रहे थे, अब आप बोर्ड पर देखो फॉर्मेट, देखो पूरा पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़े से और कुछ चीज़ें कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। कैसे? जैसे मैंने लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर बता दिया ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट वेरी ओल्ड, मैंने बता दिया वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने मेरे आंसर के अंदर हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने से क्या एक चीज़ होती है कि आप जो भी अपने आंसर में बता रहे होते हो ना, वो अलग से ही दिख जाता है कि आपने किन किन टॉपिक्स को कवर अप किया। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया तो मैंने एग्जाम्पल को हाईलाइट कर दिया, क्लियर। तो ये एक चीज़ आपको करनी है। पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। कंक्लूजन आप करोगे, पहले ये कल्चर वगैरह ये सारा कुछ आप लिखोगे और फिर आप उसके बाद में लिखोगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में कंक्लूजन मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड टू डू ऑन अ पॉजिटिव नोट। कंक्लूजन हमको पॉजिटिव नोट पर ही करना होता है। तो वी विल राइट कि ग्लोबलाइजेशन की ये जो पॉलिसीज रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल भी रही हैं, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहे हैं, तो वी शुड फोकस अपॉन दैट। और जो भी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, वी शुड ट्राई टू करेक्ट दैट। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, गुड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है आपको उसके बारे में बताना है। देखो लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आप समझे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो जब आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, ओके जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो होगा लिबरलाइजेशन पे, कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन। आप 10 to 20 वर्ड्स में इसको आंसर करोगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है ना। पॉलिसी जहाँ पर आप जो है सोसाइटी को फ्रीली छोड़ देते हो ट्रेड करने के लिए विथ लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। मेन पार्ट है आपका इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन जो हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके। देखो ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स stretching of social and economic relationships throughout the world with the help of certain economic policies, and this process in India is broadly termed as liberalization. So ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो ये पूरा सोशल और आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हेल्प के साथ में स्ट्रेच आउट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है इससे मतलब इंडिया के अंदर इसे ब्रॉडली हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। देखो इकोनॉमिक पॉलिसी बोल रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी में आप बेसिकली क्या एक चीज़ कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, है ना। इन सिंपल लेट्स से आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो। हमने लिबरलाइजेशन के साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया था, राइट। एलपीजी किया था ना हमने, तो इट वाज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एज वेल। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड ओवर स्प्रेड आउट हो रहा है। इंडिया में हम इसी एक प्रोसेस को लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। लिबरलाइजेशन में पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो इंडियन स्टेट 1991 से ले रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए। इससे जो है एक
it marked the break with an earlier stated policy of government to have a greater control over the economy. Some of the features of economic policy of liberalization are as follows. तो कुछ ये यहाँ पर हम इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स देखेंगे. अभी हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि लिबरलाइजेशन क्या होती है, फिर हमने उसके इफेक्ट्स की बात करी. तो हमने कहा लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में 1991 से है और इससे मेजर चेंजेस हमको हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं. क्या क्या है? सो लेट्स डिस्कस दिस. नंबर 1, the state after independence had put in place a large number of laws that ensured that the Indian market and Indian indigenous business were protected from competition of the wider world. इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया क्या एक चीज चाह रहा था कि इंडिया का जो मार्केट है वो उसमें इंडिया के ही प्रोडक्ट्स या इंडिया का ही बिजनेस प्रमोट हो, और इसलिए हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह वर्क कर रहे थे. स्टेट को लेकिन ये लगा कि कंट्री इस एक तरीके से डिसएडवांटेज पर रहेगी, तो मतलब अगर ऐसे हम सभी को अलाउ कर देंगे हमारी इकोनॉमी में तो हमारे इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे. तो हमने ये एक चीज़ इंश्योर करी कि हमको फ्री मार्केट सिचुएशन से बचना है, और मार्केट जो है अलोन वुड नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर ऑल द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली इट्स डिसएडवांटेज सेक्शन. लेकिन धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को ये भी समझ में आया कि अगर हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहेंगे तो उससे हमको बाकी दूसरी कंट्रीज में जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिलेगा. तो धीरे धीरे करके उनको ये रियलाइज हुआ कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हम इस तरीके से भी डिसएडवांटेज पर ही हैं. तो उन्होंने ये किया कि इट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करा. यहाँ से गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के ऊपर मतलब गवर्नमेंट का ग्रेट कंट्रोल रहा ही. इसी के साथ साथ में हमने जो भी रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे ट्रेड फाइनेंस में वो सारे के सारे धीरे धीरे करके रिमूव करना स्टार्ट कर दिए. जुलाई 1991 से इंडियन इकोनॉमी में मेजर रिफॉर्म्स आए और जितने भी मेजर सेक्टर्स थे जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर, इन सब में हमको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं. बेसिक असम्पशन ये था कि जितना ज़्यादा हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ में इंटीग्रेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. लिबरलाइजेशन की वजह से हमको लोन्स भी मिल पाए IMF वगैरह से, और ये लोन्स जो हैं वो कुछ कंडीशंस पर दिए गए थे. बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर 1991 ये दो फेजेस में आपको लिबरलाइजेशन पढ़ना है. पहला जो इफेक्ट है लिबरलाइजेशन की, मतलब पहले अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो पहले हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं था लिबरलाइजेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ ये था कि इंडियन इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ में कोई रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, ये सारी चीज़ें नहीं रखा करते थे कि कोई ट्रेड हो या कुछ हो, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि अगर दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पर आके ट्रेड करेंगी तो अल्टीमेटली उसकी वजह से हमारे जो पीपल हैं उनको लॉस होगा. तो उन्होंने कहा हम क्लोज्ड इकोनॉमी रखेंगे. बट उनको धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी में हम वेलफेयर ऑफ द ऑल इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ओपन आवर इकोनॉमी, ताकि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सारी चीज़ें होंगी. तो उन्होंने कहा लेट्स ओपन द इकोनॉमी. तो उन्होंने इकोनॉमी को ओपन कर दिया. अच्छा, ये एक टाइम वो भी था जब गवर्नमेंट लॉस फेस कर रही थी, डेफिसिट फेस कर रही थी, गवर्नमेंट के पास में पैसे नहीं थे इन्वेस्ट और करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए. तो गवर्नमेंट ने लोन के लिए अप्लाई किया IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ से. उनने ये कहा, IMF ने कहा हम आपको लोन देंगे लेकिन हमारी ये कंडीशन है. बोले क्या कंडीशन है? बोले आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, है ना. आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इंश्योर करो, आप ये सारी चीज़ें करोगे तो हम आपको लोन दे देंगे. गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट था और ये स्टेप्स बहुत अच्छी भी थी. तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली LPG अडॉप्ट किया और उसको IMF से लोन भी मिल गया. गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स किए कि हम इकोनॉमिक मेजर्स लेंगे, चेंजेस करेंगे, और यही सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो किए गए. जैसे स्टेट का, बट इन एक्सपेंडिचर से स्टेट का जो एक्सपेंडिचर था सोशल सेक्टर में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इन सब में कम हो गया, और इनको सपोर्ट किया WTO ने, है ना. तो बेसिकली हमसे इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन पूछा है, हम यही बताएंगे कि लिबरलाइजेशन का इकोनॉमिक इफेक्ट क्या क्या रहे. तो सबसे पहली चीज़ तो ट्रेड बढ़ गया. हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया. इकोनॉमी को ओपन करेंगे तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, है ना. इकोनॉमी को ओपन कर दो. अब जैसे आज एक एग्जांपल ले लो कि आप, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था शॉप वाला, एक आपकी शॉप है, किसी दूसरे पर्सन की भी शॉप है. मान लो वहाँ पर 4-5 शॉप्स और आ जाती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना. सब चाहेंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हुए, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हुए. तो सब क्वालिटी इंश्योर करेंगे, प्राइजेस को कम रखेंगे. ये एक इकोनॉमिक्स का लॉ होता है ना कि जैसे अगर प्राइजेस कम है और डिमांड भी इक्वल है, मतलब ऐसे मान लो कि एक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं. आप क्या एक चीज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड है, सप्लाई है और प्राइस है. मान लो कि आपको 10 प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपकी डिमांड है कि आपको 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, सप्लाई भी 10 प्रोडक्ट्स की है, और प्राइस भी हमने रख दिया है 5 रुपीज़.
इट्स क्लियर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ऐसा होता है कि सप्लाई हो जाए 5 लेकिन डिमांड है 10 प्रोडक्ट्स की, तो हम हमारे प्राइस को बढ़ा देंगे, हम हमारे प्राइस को कर देंगे 7 रुपीज, ठीक है। लेकिन मान लो कि सप्लाई 10 ही है, ठीक है, सप्लाई 10 ही है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है 15, ठीक है, तो भी आप क्या कर दोगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ नहीं, सप्लाई 5 प्रोडक्ट्स की है लेकिन डिमांड 10 है, मतलब कि सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसका अपोजिट ऐसे देख लो कि आपका जो डिमांड है वो कम हो गई, डिमांड 5 हो गई लेकिन सप्लाई 10 है, आपको 5 प्रोडक्ट्स ही चाहिए लेकिन मार्केट में 10 अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे, बोलेंगे एक काम करें प्राइसेस 3 रुपीज ले लो, 3 रुपीज में हम आपको पूरे दे देंगे, ले लो पूरे, ऐसे। तो ये एक पूरा ना कंपटीशन चलता है, ये पूरा डिमांड सप्लाई का खेल चलता है। अब जिसके प्राइसेस कम रहेंगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी, चीजें इंश्योर की जाती हैं कि हमारा ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट हो, ठीक है। अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली है कि ग्रोथ ही भी होगी, ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी। बट देयर आर सम डीमेरिट्स एज वेल, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लो एक शॉप ये है जो आपकी है, एक शॉप ये आपके पड़ोसी की जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब 3 शॉप्स और आ गई, है ना। अब मान लो कि ये 3 शॉप्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस में, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ, सारे के सारे लोग इनके पास में भागेंगे, है ना, आपका तो सारा का सारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी से हमने ओपन इकोनॉमी करी, ओपन इकोनॉमी की करने से कुछ कुछ सेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा लॉस होने लग गया। जैसे आप देखो जो आपके कार मैन्युफैक्चरिंग है ना, ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपके ऑयल सीड्स हो गए, आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, इनको इसके डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़े। तो ये पूरा आपको अपने आंसर में बताना है। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप बताओगे ही बताओगे, सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में डालोगे, है ना, एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन हमसे पूछा गया। एट लास्ट कंक्लूड करोगे, कंक्लूड पॉजिटिव नोट पे, क्या नोट पे, कि ये पॉलिसी जो थी ये जरूरी थी हमारी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए, एंड दैट वाज अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। इसके जो भी डिसएडवांटेजेस थे हमको उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, फाइन, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। Next question is, economic dimension is the most visible and influential phenomena of globalization process, explain. So जो economic dimension है वो सबसे ज़्यादा visible और influential phenomena है globalization process का, इसको हमको explain करना है। देखो इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज रिलेटेड विद द ट्रेड एस्पेक्ट्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिबरलाइजेशन से रिलेटेड। तो जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी 1991 में, तो हमने बहुत सारे चेंजेस करे। ये चेंजेस क्या क्या थे, जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी हम लेकर आए, तो बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन के इंडिया में हमको देखने को मिले। क्या क्या डायमेंशन है वो हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे आंसर में। तो सबसे पहले, it is the most visible and influential phenomena of globalization process as it involves varied aspects in relation to the economy of a country and that of the world. एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री के साथ में रिलेट करती है, तो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हमको देखने को मिलते हैं। पहला है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है ये मैं अब नहीं बताऊंगी, यू ऑल नो वेरी वेल। सो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स थ्रू आउट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पॉलिसीज। इंडिया में इसी प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहा गया, जहां पर आप ट्रेड कर रहे होते हो विदाउट और विद लेस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। 1991 में हमने ये करके अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। लिबरलाइजेशन मतलब ओपन इकोनॉमी, ये चीज भी ध्यान रखना। ओके, तो ये आपने अपना पॉइंट लिखा। इसके बाद आपने लिखा कि सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन आ रहा है कि स्टेट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे ऐसे लॉज लगाए इंडियन मार्केट के ऊपर, जिससे इंडियन इंडिजिनस बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके बाहर के कंपटीशन से। स्टेट को ये लगता था कि फ्री मार्केट सिचुएशन अगर होगी तो डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि जो हमारे इंडिजिनस बिजनेसेस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए पर्टिकुलरली डिसएडवांटेजियस था, है ना। सो वी डिसाइडेड टू ओपन आर इकोनॉमी फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे ट्रेड कॉमर्स फाइनेंस से रिलेटेड उनको कम करना स्टार्ट करा, मेजर्स लिए, है ना। दूसरा 1991 में हमने क्या किया
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करी। मेजर सेक्टर्स जिनमें हमने रिफॉर्म करे वो थे आपका इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। जो बेसिक अजम्पशन है इस एक चीज के पीछे वो ये था कि हमको हमारे मार्केट को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, बहुत अच्छे से उसको इंटीग्रेट करना है। तो लिबरलाइजेशन ने इन सभी चीजों में हमको हेल्प आउट किया। लिबरलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF। ये लोन्स कुछ कंडीशंस पर दिए गए थे, ये इकोनॉमिक डायमेंशन है। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स किए, ठीक है, ताकि ये जो सभी इकोनॉमिक मेजर्स हैं हम उनको फुलफिल करेंगे और फिर इस तरीके से हमको सपोर्ट मिला, है ना। तो बेसिकली जो लिबरलाइजेशन की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी वो आपने यहाँ पर लिख दिया। पहला इकोनॉमिक डायमेंशन जो है ग्लोबलाइजेशन का वो है आपका लिबरलाइजेशन। इज दैट क्लियर? देन वी हैव द ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। आप इसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। देखिए आप कैसे बनाएंगे। आपने यहां पर लिखा इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला इकोनॉमिक डायमेंशन जो हम सभी जानते हैं वो क्या है? लिबरलाइजेशन। सो फर्स्ट वी हैव रोट अबाउट लिबरलाइजेशन, ओके। सेकंड क्या है? TNC और दी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ TNC, आप इसको पूरा लिखेंगे। तो TNC जो है वो क्या होती है कि ऐसी कंपनीज या ऐसे फर्म्स जो मोर देन वन कंट्री में सेटअप होते हैं, तो वो आपके TNCs होते हैं, है ना। ये गुड्स या मार्केट सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं इन मोर देन वन कंट्री। ये कंपनीज स्मॉल फर्म्स भी हो सकते हैं आउटसाइड द कंट्री, लार्जर फर्म्स भी हो सकते हैं, है ना, जहां पर ग्रेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पूरा ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कोका कोला है, जनरल मोटर्स है, कोलगेट है, पाल्मोलिव है, ये सारे के सारे। TNCs ग्लोबल मार्केट्स में ओरिएंटेड होती हैं, ग्लोबल प्रॉफिट्स कमाना चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद हैविंग अ क्लियर नेशनल बेस। अपने ही बेस में रहती हैं लेकिन अलग अलग जगह पर सेटअप करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं। इंडियन कॉर्पोरेशंस भी आज TNC में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक चीज जो हुई वो ही इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी आप जानते हो क्या होता है? With just a click on your computer, you can shift your fund from one place to another. आपको इंडिया से US में कोई फंड ट्रांसफर करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा बहुत ही इजीली। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी जो हमको देखने को मिलती है। ये एक और फैक्टर है जो सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को। बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, फंड मैनेजर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये सभी जो है फंड्स को ट्रांसफर कर पाते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। इस तरह के मनी को इलेक्ट्रॉनिक मनी भी बोला जाता है, ठीक है। इंस्टैंटिनियसली कैरीज विद इट ग्रेट रिस्क। इसके अंदर बहुत सारी रिस्क भी होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, है ना। तो दैट इज अनदर वन इज वेटलेस और नॉलेज इकोनॉमी, है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे वेटलेस इकोनॉमी। When you are producing services, that is what your weightless economy. And what is your knowledge economy? Knowledge economy is something that is based upon the skills. तो एक हमको knowledge economy भी देखने को मिलती है। Is that clear? ठीक है, ये आ रहा है सारा कुछ समझ में। वेटलेस इकोनॉमी क्या है, नॉलेज इकोनॉमी क्या है? तो वेटलेस इकोनॉमी जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जहाँ पर बेस है ना, तो जैसे आपका मीडिया हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स हो गए, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हो गई, ये वेटलेस इकोनॉमी है। नॉलेज इकोनॉमी वो है जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, बट उसी के साथ साथ में आप उसके डिजाइन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व हो। दैट मीन्स आप सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप अपने स्किल्स का यूज करके उसमें ऐसी चीजें ला रहे हो ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केटेबिलिटी बढ़ सके। दैट इज योर योर नॉलेज इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, दैट ऑल्सो वी नो। कैसे? जैसे आप देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबली पूरे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट्स, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, है ना, कि आपस में सुना होगा कभी तो, कि आपस में सभी फर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सभी पूरे वर्ल्ड के ऊपर इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे आप मुंबई का एग्जांपल ले लो, है ना, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क,
टोक्यो, ये सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल सेंटर्स हैं। कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट्स 24 आवर ट्रेडिंग इनमें चलता रहता है। मुंबई इंडिया में फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। तो ग्लोबली जो है सभी फाइनेंशियल मार्केट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं, अंडरटेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ट्रांजैक्शन विद इन सेकंड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के थ्रू आपस में जो है फंड्स ट्रांसफर होते रहते हैं, कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक पूरा जो ग्लोबल फाइनेंस का मार्केट है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक एस्पेक्ट आपका क्या हो गया, फाइनेंस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं, दैट इज फाइनेंस। इज दैट क्लियर? तो ये देखो हमको कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। अब एक फ्लो चार्ट बना के हम इन सभी पॉइंट्स को अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, एक एक करके पैराग्राफ वाइज इनको एक्सप्लेन करना है। तो हर एक पॉइंट को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करो एंड देन आफ्टर दैट आपका आंसर जो है वो आप कंक्लूड कर दो कि इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल रहा है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिले। इज दैट क्लियर? सो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। What political changes have occurred with globalization? ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहली चीज इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया आफ्टर 1947, है ना, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, बोली कि हम ओपन नहीं करेंगे, बट फॉर द वेलफेयर, फॉर द सेक ऑफ द पीपल वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करती है 1991 में, है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसीलिए तो करती है। पॉलिटिक्स इज व्हाट अबाउट पावर, आप पावर हाथ में लो, वो लेजिटिमेट पावर हो और आप उसको एक्सरसाइज करो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर उन्होंने जो है इकोनॉमी को क्या किया, ओपन किया। यहीं से आपका ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट होता है ना। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में आइडियाज और ये सारी चीजें भी एक्सचेंज होती हैं। इवन डेमोक्रेटिक आइडियाज या पॉलिटिकल आइडियाज हम बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक ना बोलते हुए हम इसको सही वर्ड देंगे पॉलिटिकल आइडियाज, वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शेयर होते हैं। जैसे आप लिबरलाइजेशन ले लो, डेमोक्रेसी ले लो, हम हर एक आइडिया दूसरी कंट्री तक क्या हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आंसर में हम क्या क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा वर्ल्ड वाइड कि जो सोशलिस्ट वर्ल्ड था उसका कोलैप्स हो गया, दैट इज द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का कोलैप्स क्यों होता है, देखो जस्ट सपोज दिस इज यूएसएसआर, ये पूरा यूएसएसआर है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज हैं। सबने आपस में मिलके जो है एक अपना पूरा यूनियन बनाया और बोले हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे और आपस में सारी चीजें करेंगे ऐसा करके, और सब जो है अच्छे से अपना अपना काम कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट थे। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन दे हैव सीन कि जो बाकी का पूरा वर्ल्ड है वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है। तो उन्होंने कहा हमको भी हमारी इकोनॉमी को ओपन करना है, हम ऐसे क्लोज्ड इकोनॉमी बन के नहीं रह सकते कि यहाँ का ट्रेड सिर्फ यहीं होगा और अगर यहाँ पे सबको लॉस हो रहा है तो हम भी लॉस क्यों फेस करें। वी विल ओपन आवर इकोनॉमी, है ना, और हम अब जो है यूएस के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, हम चाहें तो इंडिया के साथ में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट्स ओपन दिस इकोनॉमी। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, बट एक जो ग्लोबलाइजेशन वाला एस्पेक्ट मैं आपको बोलूंगी, ग्लोबलाइजेशन आया, आपने देखा पूरा वर्ल्ड इंटरलिंक्ड हो रहा है, देन व्हाई वी शुड स्टे इन आइसोलेशन। तो उन्होंने कहा हम भी हमारी इकोनॉमी को ओपन करेंगे एंड धीरे धीरे करके पूरा यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। पहले एक पूरा एक यूएसएसआर होता था, फिर वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो गया, सब कंट्रीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ये एक चीज सबसे पहली जो हमको पॉलिटिकल चेंज देखने को मिली कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। दूसरी चीज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो सभी पॉलिसीज जिनमें पॉलिटिकल विजन होता है, जैसे फ्री एंटरप्राइज एंड फ्री रेन टू मार्केट फोर्सेस, ये सारी चीजें हम क्या कर पाए, पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट कर पाए। कैसे? जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल, लिबरलाइजेशन आया, तो लिबरलाइजेशन आने की वजह से जो गवर्नमेंट पहले क्लोज्ड इकोनॉमी को प्रैक्टिस कर रही थी उसने इकोनॉमी को ओपन किया और उसमें लेस इंटरफेरेंस हो गया गवर्नमेंट का, है ना, गवर्नमेंट का लेस इंटरफेरेंस, फ्री मार्केट, लेजेस फेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, लेजेस फेयर, है ना। तो फ्री मार्केट है, फ्रीली आप एक दूसरे के साथ में ट्रेड करो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होगा, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करेगी, उसके अलावा गवर्नमेंट किसी चीज़ में कोई आपके जो है इंटरफेरेंस नहीं करेगी, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट, फ्री रेंज जो है, ये सारी चीज़ें एफिशिएंट एंड प्रॉपर हो पाई। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली ग्लोबलाइजेशन।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट बना वो ये बना कि बहुत सारी इंटरनेशनल या रीजनल पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस होने लग गए, जैसे EU, आसियान, सार्क, साफ्टा एक्सेट्रा। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने एक अपनी यूरोपियन यूनियन बना ली, है ना। आसियान, ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रही हैं उनकी एक एसोसिएशन बन गई। सार्क बन गई एक साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सारा कुछ, है ना। तो साफ्टा बन गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने लग गया साउथ एशियन कंट्रीज में। तो ये इनने क्या करा, आपस की जो कंट्रीज थी उन्होंने ट्रेड अपने एग्रीमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे आपका जो है मणिपुर बोल रही हूँ, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ऐसा ऐसा करके ना बहुत सारी अलग अलग तरह की कंट्रीज हो गई, है ना। सिंगापुर नहीं हो गया मतलब। अब इनने मान लो आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, बोले हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, बस थोड़ा बहुत जो एक माइनर टैक्स लगता है वो हम लगाएंगे, बाकी हम आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, आराम से ट्रेड करो, है ना। तो दैट इज की एसोसिएशंस ने अपना अपना बना लिया, ठीक है। और ऐसे करके फिर वो लोग ट्रेड करने लग गए, उनकी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप जिस कैंपस में रहते हो, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जैसे सपोज आप इस कॉलोनी में रहते हो, है ना, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, ये वाला जो है ये मान लो आपका घर है। अब आपके बाजू में ही एक और कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी, कैंपस, सोसाइटी, जो भी आप बोलते हो वो, यहाँ पे एक और है। तो आपने क्या बोला, आपने कहा सुनो हम ना एक काम करेंगे, हम लोग ट्रेड तो कर ही रहे हैं, जैसे मान लो ये इसके साथ में ट्रेड करता है, ये इसके साथ में ट्रेड करता है, ये इसके साथ में ट्रेड करता है, तो उन्होंने कहा ऐसा करने से बेटर है एक काम करते हैं, हम लोग अपनी अपनी एक जो है ना यूनियन बनाते हैं, ठीक है, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में सब ट्रेड करेंगे और हम लोग अपने ऊपर कोई भी ऐसा ड्यूटी, चार्ज, ये सारी चीजें नहीं लगाएंगे, फ्रीली ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन अगर हम इनसे ट्रेड करते हैं, है ना, तो हम इनके ऊपर टैक्सेस लगा सकते हैं, हम इनके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं। तो अगर हम सब साथ में रहेंगे, क्योंकि अब ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, ये कहीं और ट्रेड कर ही नहीं सकते, हम इनको सबसे ज्यादा पास पड़ेंगे, तो इनके ऊपर हम टैक्सेस लगाएंगे, है ना, और फिर उसको सारा कुछ जो है शेयर करेंगे आपस में, तो हमको बेनिफिट होगा सभी को। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक ऐसे करके जो है ना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो मान लो ये साउथ ईस्ट में रहते थे तो इनने अपना, या साउथ एशिया में रहते थे तो इनने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ, है ना। इनने अपना एक बना लिया, बोले सुनो अपन ना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, अपन लोग आपस में एक दूसरे पे ट्रेड नहीं लगाएंगे, चार्ज नहीं लगाएंगे, कोई बाहर से ट्रेड वेड करेगा तब देखेंगे। तो दैट इज समथिंग कि आप लोग ने अपने अपने ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े पावरफुल भी हैं। दूसरे भी पॉलिटिकल डायमेंशंस बने, जैसे इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब बनते हैं ताकि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह हो रही हैं, जैसे WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें रूल्स रेगुलेशंस उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये सब IGOs, INGOs सब जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी के साथ में जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, पैटर्न है ग्लोबलाइजेशन का, उसमें पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक विजन भी है। इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन में हम सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करते हैं। सो वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज पीपल, एंड सोसाइटी इज मेड अप ऑफ व्हाट? पीपल ओनली। ओके, इज दैट ऑल्सो क्लियर? अनदर क्वेश्चन, ये सब समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? फटाफट से सबको आंसर करेंगे, ठीक है। देखो, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर फार रीचिंग, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस बट डिफरेंटली एक्सप्लेन। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था आपके पार्ट 1 में, कि इफेक्ट जो हैं ग्लोबलाइजेशन के वो फार रीचिंग होते हैं, सभी को अफेक्ट करते हैं बट डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन करो। ऑब्वियस है ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट सबके ऊपर रहेंगे, लेकिन किसी के लिए शायद पॉजिटिव होंगे, किसी के लिए शायद नेगेटिव होंगे। ग्लोबलाइजेशन में इंटरडिपेंडेंस होता है लोगों का, रीजन्स का, कंट्रीज़ का एक दूसरे के ऊपर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक नया इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें थर्ड वर्ल्ड सिटीज़ में हमको देखने को मिलती हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्क फोर्स भी अफेक्ट होती है। MNCs उन कंट्रीज़ में जाना पसंद करती हैं जहाँ पर आपको चीप लेबर मिलेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल नाइकी का है ना। लेबर कॉस्ट जो है वो साउथ कोरिया वगैरह में ग्रो कर रही थी, नाइकी शू कंपनी शिफ्ट कर गई थाईलैंड, इंडोनेशिया में। मतलब ये है कि देखो, जैसे ये पूरा वर्ल्ड है,
सब जगह ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो लेबर का रेट भी तो बढ़ जाएगा ना। आज आपको शायद 300 रुपीज़ में लेबर मिल जाता होगा, लेकिन आगे चल के वो उतने में नहीं मिलेगा, रेट बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे नाइकी कंपनी है, नाइकी कंपनी साउथ कोरिया में काम कर रही थी, लेकिन जहां वहां पर लेबर का रेट बढ़ा तो शिफ्ट कर गई, बोली थाईलैंड और इंडोनेशिया यहाँ पर जो है हम लोग अपना जो है मतलब सेटअप कर लेंगे, फिर वहां से इंडिया में आ गई, है ना। तो दैट इज समथिंग कि आप धीरे धीरे टाइम के साथ में सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेबर कॉस्ट बढ़ा तो कंपनीज एमएनसीज ने अपने आप को शिफ्ट कर दिया उन कंट्रीज में जहाँ पर चीप लेबर आपको मिल जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट बड़ा अफेक्ट हुआ, क्योंकि जो मिडिल क्लास यूथ था अर्बन सेंटर से और ग्लोबलाइजेशन में, आईटी रिवॉल्यूशन में, उसके लिए नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई और कुछ लोगों के लाइवलीहुड छिन गए। जैसे स्पेशली फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स जो compete नहीं कर पाए वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स के साथ में, है ना, उनके क्रॉप्स के साथ में, तो अल्टीमेटली उनको जो है लॉस फेस करना पड़ा। कौन से फार्मर्स? जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, स्पेशली उन्हें। ठीक है, जो ग्रोथ है इंटरनेशनल और रीजनल मैकेनिज्म्स फॉर पॉलिटिकल कोलैबोरेशन, ये नई नई रीजनल एसोसिएशंस बनने लगे। ये जो एसोसिएशंस थी ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। ग्लोबलाइजेशन से सीरियस थ्रेट हुआ इंडिजिनस क्राफ्ट एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस को। जैसे कि अगर आप देखो 30 theatre groups were active around the textile mill areas of Parel and Girgaon of Mumbai city have become defunct as most of the mill workers have lost their jobs in these areas. अब जैसे एक टेक्सटाइल मिल हुआ करता था मुंबई में, यहाँ पर बहुत सारी इंडिजिनस क्राफ्ट और लिटरेरी ट्रेडिशंस पहले बहुत अच्छे से चलते थे, लेकिन जब ये मिल जो है वो बंद हो जाता है या वहाँ पर लोग वर्कर्स की जॉब चली जाती है, तो अल्टीमेटली ये जो सारे क्राफ्ट या ट्रेडिशंस वगैरह थे ये भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, है ना, आउटसोर्सिंग हम लोग करने लगे, कम पैसों में दूसरों से काम करवाने लग गए, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो किसी को तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिल गई, किसी का तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल होने लग गया, तो किसी की जॉब ही चली गई। ठीक है, कुछ लोग कम्पीट कर पाए मार्केट में, कुछ लोग नहीं कम्पीट कर पाए। ठीक है, लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से लोगों ने एमएनसीज को शिफ्ट कर दिया। एमएनसीज को शिफ्ट करने की वजह से जो लोग ऑलरेडी जॉब में थे उनकी जॉब भी चली गई। तो ये सारे जो हैं चीज़ें हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट तो सभी को करा, बट डिफरेंटली करा, किसी को कम करा, किसी को ज़्यादा करा। ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिच एंड पुअर के गैप को और ज़्यादा वाइडन करता हुआ जा रहा है। रिच और रिच होता चला जा रहा है, पुअर और ज़्यादा पुअर होता चला जा रहा है। इज दैट क्लियर? फाइन, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप प्रैक्टिस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस का। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, पैटर्न आपको क्लियर है, पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, जस्ट ट्राई टू राइट इट। Another question, cultural consumption is playing the process of globalization, especially in shaping the growth of cities. Discuss. जो cultural consumption हो रहा है globalization में, especially growth of cities में बहुत ही important contribution दे रहा है, इसको आपको डिस्कस करना होगा। Cultural consumption जो है is playing the process of globalization, स्पेशली इन शेपिंग द ग्रोथ ऑफ सिटीज। डिस्कस। बेसिकली आपको कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करके बात करनी है कि जो कल्चरल कंजम्पशन है, जैसे आर्ट, फूड, फैशन, म्यूजिक, टूरिज्म, ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है सिटीज़ की ग्रोथ में। ये कैसे एविडेंट है? इन द इंक्रीज ऑफ ग्रोथ ऑफ शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर वर्ल्ड इन द एवरी मेजर सिटी इन इंडिया। जैसा आपने देखा है कि थाई फूड है ना, अब इंडिया में पहले थाई फूड नहीं मिलता था, है ना, चाइनीज़ फूड नहीं मिलता था, अब आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मॉल्स में जाओगे या कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पर एक मेन्यू में अलग से होगा थाई फूड भी है भाई अवेलेबल है, या ये वाला फूड भी हमारे पास में अवेलेबल है, या इस कंट्री में जो ये वाला फूड मिलता है हमको हमारे पास में वो भी चीज़ है। हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द कल्चरल कंजम्पशन, एंड दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो एडवर्टीजमेंट्स हैं और जो मीडिया है इन जनरल, वो प्रमोट कर रही है कल्चर को जहाँ पर स्पेंडिंग इज इंपॉर्टेंट। टू बी केयरफुल विथ मनी is no longer a good habit. Shopping is actively encouraged. शॉपिंग करना, चीज़ों को खरीदना, आप मॉल्स में जाते हो, ना केवल आपको इंडिया का कल्चर देखने को मिलता है बल्कि आपको वेस्टर्न कल्चर भी देखने को मिलता है, चाइनीज़ कल्चर, कोरियन कल्चर, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। वो कोरियन में क्या, वो BTS म्यूज़िक, BTS ही है ना शायद से, हाँ, वो वाला म्यूज़िक आपको मिल जाएगा, उनकी आपकी पूरी जो है आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो आप उनके कल्चर को सीख रहे हो, उनके कल्चर को जान रहे हो, वो आपके कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हो रही हैं।
सक्सेसिव सक्सेसेस इन फैशन पीजेंट्स लाइक मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सारी चीज़ों की वजह से फैशन, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ट्रेमेंडस ग्रोथ मिली है। जो यंग गर्ल्स हैं वो सुपर मॉडल्स बनना चाह रही हैं, जैसे अब ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन है, मिस वर्ल्ड बनी, मिस यूनिवर्स बनी, है ना, मिस इंडिया बनी, तो वो सब चाहते हैं कि हमको भी बनना है ना। अब मिस इंडिया कोई नहीं बनना चाह रहा, मिस यूनिवर्स बनना चाह रहे हैं। ओके, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पॉपुलर गेम शोज हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ये इसकी वजह से फॉर्च्यून्स को टर्न ओवर अ फ्यू गेम्स, ये सिखाया जा रहा है कि कैसे अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको करोड़ों पैसे भी मिल सकते हैं, है ना, आपने मेहनत करी है तो ये एक मॉडर्न अर्बन लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनसे IT रिवॉल्यूशन आ रहा है। इंडियन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो इंडिया क्लास है, अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स वर्किंग इन सॉफ्टवेयर फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, है ना। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चरल कंजम्पशन एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आपको समझ में आया क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा कल्चरल कंजम्पशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कैसे हो रहा है, तो आपको बस वही बताना है कि कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल आप दोगे, चैप्टर में आपने सब पढ़ा है, मैं क्वेश्चन और आंसर का तरीका आपको बता रही हूँ, लिखना सब कुछ आपको है, मैं पढ़ा दूंगी, लिखोगे आप, प्रैक्टिस आपको करनी है। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पैसेज है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन होगा, दैट वी हैव टू आंसर। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। Corporate culture is a branch of management theory that seeks to increase productivity and competitiveness, though the creation of a unique organizational culture involving all members of a firm. कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो एक ऐसी ब्रांच है मैनेजमेंट थ्योरी की जहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बन रहा है। एक डायनेमिक कॉर्पोरेट कल्चर इन्वॉल्विंग कंपनी इवेंट्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, ये एम्प्लॉय की लॉयल्टी और उसकी सॉलिडारिटी को बढ़ाता है। अगर एक कल्चर जो है आपका, कॉर्पोरेट कल्चर जो है, उसमें इवेंट्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, मतलब एक पॉजिटिव कल्चर होगा, तो एक लेबर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, लेबर नहीं बट जो एम्प्लॉय होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। एंड इट ऑल्सो रेफर्स टू वे ऑफ डूइंग थिंग्स ऑफ प्रमोशन एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, और इसी से जो है प्रमोशन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। द स्प्रेड ऑफ MNCs एंड द अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हैज क्रिएटेड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया अ क्लास ऑफ upwardly mobile professionals working in software firms, multinational banks, chartered accountancy firms, stock markets, travel, fashion designing, entertainment, media and other allied फील्ड्स। जो MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ ग्रो कर रही हैं, उनकी वजह से IT रिवॉल्यूशन आया है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमको इस तरह की क्लासेस देखने को मिलती हैं। ये जो हाई फ्लाइंग प्रोफेशनल्स हैं, हाईली स्ट्रेसफुल वर्क स्केड्यूल इनका होता है, सैलरी बड़ी एग्जॉर्बिटेंट होती है, और मेन क्लाइंटेल ऑफ द बूमिंग कंज्यूमर इंडस्ट्री। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, विच प्रोफेशन हैव बीन क्रिएटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन? कौन सा प्रोफेशन क्रिएट किया है? आंसर ये रहा। देखो, इसकी वजह से एक अपवर्ल्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स वर्किंग इन सॉफ्टवेयर फर्म्स, मल्टीनेशनल बैंक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स, स्टॉक मार्केट्स, ट्रैवल, फैशन डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, मीडिया, अदर एलीड फील्ड्स में इस तरह का प्रोफेशनल जो है हमको क्रिएट हो गया। स्पेशली आंसर क्या है? क्लास ऑफ अपवर्ल्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, व्हाई शुड वी अप्रिशिएट इट? हमको इसे क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए? हमको इसे इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी, उसकी ग्रुप सॉलिडारिटी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली इससे हमें ही प्रॉफिट होगा, तो हमको इसीलिए इस एक चीज़ को क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। Why should we take precaution against the extensive use of IT revolution? अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्यों हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस IT रिवॉल्यूशन की वजह से? देखो, हमको प्रिकॉशन इसलिए लेने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन कौन सी क्लासेस क्रिएट हुई। सेम आंसर क्लियर है, क्लास ऑफ अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशंस। अप्रिशिएट क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जॉब्स मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। IT रिवॉल्यूशन की वजह से हॉलमार्क ऑफ ह्यूमनिज्म बनेगा, और साथ ही साथ में लॉयल्टी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। प्रिकॉशन क्यों लेना है? क्योंकि ऑल्दो द प्रोफेशनल्स एंगेज इन द डिफरेंट फील्ड्स बैक्ड अप बाय दिस टेक्नोलॉजी, उनको सैलरी बहुत हाई मिलती है, लेकिन उनका हाईली स्ट्रेसफुल वर्क स्केड्यूल होता है, जिसकी वजह से हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अब उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ होगी, तो इसीलिए ये कारण है कि ऑथर बोलते हैं कि आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
आंसर भी समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और आप पार्ट 1 देख चुके हो, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ MIQs का, इसलिए मैं बहुत स्पीड में आपको सारी चीज़ें कवर अप करवा रही हूँ। Now this is the last question and not probably, okay. So this is question number 8, again a passage and the answer. देखो, the condition of our Dombari community is very bad. Television and radio have snatched away our means of livelihood. We perform acrobatics, but because of the circus and television, which have reached even in remote corners and villages, nobody is interested in our performances. We do not get even a pittance, however hard we perform. People watch our shows, but just for entertainment. They never pay us anything. They never bother about the fact that we are hungry, our profession is dying. Did you get it? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया, ज़्यादा आया? देखो, डोंबारी कम्युनिटी की कंडीशन बड़ी ही बैड है। टेलीविज़न और रेडियो की वजह से उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पूरी तरह से छिन चुका है। वो एक्रोबैटिक्स परफॉर्म करते थे और बट सर्कस, टेलीविज़न, इन सभी के आने की वजह से रिमोट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर परफॉर्मेंसेज। वो जो एक्रोबैटिक्स करते थे अब वो कोई भी नहीं देखना चाहता है। वी डू नॉट गेट इवन अ पिटेंस हाउएवर हार्ड वी परफॉर्म। अब हम कितना भी मेहनत करके परफॉर्म करें, हमको कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे शोज़ को जस्ट लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, वो कभी भी हमको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करते हैं। वो ना ही इस चीज़ के लिए बॉदर करते हैं कि हम भूखे हैं या नहीं। हमारा प्रोफेशन धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। ओके, किसकी बात हो रही है? डोंबारी कम्युनिटी की। क्वेश्चन, What was the means of livelihood for डोंबारी community? क्या means of livelihood था? अभी हमने देखा acrobatics, ठीक है। आप बताएंगे means of livelihood was to perform acrobatics। दूसरा क्वेश्चन, Why is their profession dying? उनका प्रोफेशन क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि टेलीविजन, रेडियो ने उनकी जगह ले ली है। अब जो है लोग सर्कस देखते हैं, टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं और उसकी वजह से कोई भी उनकी परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड नहीं है। गिव एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए हैं? Are such changes inevitable? In your opinion, what can be done to protect communities and occupations like डोंबारीज? आपको थोड़ा एग्जाम्पल देने हैं और आपको ये बताना है कि क्या ऐसे चेंजेस को इनएविटेबल हैं, क्या ऐसे चेंजेस को हम नहीं रोक सकते हैं। आपके ओपिनियन में क्या किया जा सकता है ऐसी कम्युनिटीज़ की ऑक्यूपेशंस को बचाने के लिए, डोंबारीज कम्युनिटी की। सो देखो, हमने पहले ये तो बता दिया कि ये लोग परफॉर्म करते थे एक्रोबैटिक्स, फिर इसके बाद में इनकी जॉब क्यों चली गई वो भी हमने बता दिया। अब देखो, जो दूसरे ट्रेडिशनल ग्रुप्स ऑक्यूपेशंस हैं जो अनवायबल हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है। हम जानते हैं चेंज इनएविटेबल है, लॉ ऑफ नेचर है, चेंज तो आएगा ही आएगा। आज जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपने कभी नहीं सोचा होगा या हमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी में इस तरह की ऐसी बूम आएगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी कि आज आपके पास में इतनी सारी, मतलब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, अपने पढ़ सकते हो, आपको ट्यूशन कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल जाओ, आपको कोई डाउट है, आप ऑनलाइन उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। कभी ऐसा नहीं सोचा गया था, बट दिस वाज द चेंज। चेंज हमेशा आता है, हमेशा सोसाइटी चेंज करती है, हमेशा कुछ कुछ चीज़ें नई आती जाती हैं। टेलीविजन जैसी रिवॉल्यूशन कभी किसी ने नहीं सोची थी, आज आई है। लेकिन वो रिवॉल्यूशन उस टाइम जो टेलीविजन इतना ज़्यादा डिमांड में था, आज आपके घर में टीवी पड़ी होगी, शायद ही कोई देखता होगा, है ना। तो दैट इज समथिंग कि चेंज तो आएगा, चेंज तो इनएविटेबल है, उसे नहीं रोका जा सकता। ये कोर सिम्टम है मैनकाइंड का। हमको ट्रेन करना होगा डोंबारीज को न्यू ऑक्यूपेशंस में और उनको नए टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस देने पड़ेंगे। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ सिखानी पड़ेगी जिससे वो इस चेंजिंग सोसाइटी के साथ में अपने आप को भी चेंज कर सके, है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी है ना। आजकल स्कूल्स में पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी के ही थ्रू होती है ना। वो क्लासेस लगा देते हैं, बोलते हैं इससे आपको पढ़ना है, बोर्ड साइड में लगा है, मैम कुछ पढ़ाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रीन है, आप उससे पढ़ो। आज से 10 साल बाद भी अगर यही सिस्टम चलता रहा कि एक बोर्ड लगा है, आपको चौक से पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वो सिस्टम सर्वाइव करेगा? क्या ऐसे बच्चे उस स्कूल में जाएंगे? क्या पेरेंट्स ऐसे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाएंगे? शायद नहीं। वही करवाएंगे जिनके पास में उतना ज़्यादा इनकम नहीं होगा, है ना। बाकी क्या करेंगे? हाईटेक इंस्टीट्यूशंस में भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये चेंज है, सोसाइटी इस तरीके से चेंज हो रही है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर डोंबारीज इस चेंज में अपने आप को अडेप्ट नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रोफेशन मर जाएगा। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको उनको टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस प्रोवाइड करने हैं, उनको ट्रेन करना है कि वो कैसे चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें और अपने प्रोफेशन को बचाएं। इज दैट क्लियर? सारे क्वेश्चन समझ में आए? देखो, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सारे क्वेश्चंस देखे लॉन्ग के, आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको एंड कैसे करना है, आपको पॉइंट्स कौन कौन से लिखने हैं।
लास्ट के क्वेश्चंस में मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी है ना, फटाफट से सारा कुछ बता दिया। अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज आंसर्स। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करो, बार बार लिखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप अपने आंसर्स में लिखोगे, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे से आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। डोंट थिंक अबाउट दिस कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ये आएगा एग्जाम में। प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करते रहो, आप उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आता है, यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर दैट, है ना। तो नॉलेज हर एक चीज का आपको रखना पड़ेगा। सो आई होप सो यू फाइंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ गई हैं। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सभी जो आपकी वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, ये गूगल पर एक्सेसिबल है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। तो जो भी क्लास कोर्स पढ़ना है, यू कैन स्टडी इट विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनी पेमेंट। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। और इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक और मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, फटाफट से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।